ओके, सो वी हैव कवर्ड थर्ड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर हमारा लास्ट क्लास कवर हुआ था। उसके बाद अब आ जाओ सीधा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, विच इज चैप्टर नंबर 4, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर है किस तरीके का, तो यहाँ पे देखो अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए ना आपके उस चैप्टर के अंदर दो चीजें दी हुई हैं कि हम अकाउंट्स को दो तरीके से मेंटेन करते हैं। तो दो तरीके के बेस होते हैं मेरे पास। पहला केस क्या होता है, कैश बेसिस। दूसरा होता है मेरे पास एक्रूअल बेसिस। अब पहले इनके बारे में समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली ये चीजें हैं क्या मेरे पास। ठीक है, तो इसी के नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं और स्क्रीन पे भी आपके पास वही चल रहा होगा। ठीक है, एक काम करो, सारे पेन वगैरह निकाल लो और जो जो लाइन मैं अंडरलाइन करता रहूंगा वो चीजें अंडरलाइन करते रहना आप लोग भी। ठीक है, तो चेक करो चीजें गिवन क्या क्या मेरे पास है। तो सबसे पहले देखेंगे कितने आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है। देखो, तो इनिशियली जब हम बात कर रहे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या काम करता है और कैसे काम करता है, पहले उसको समझ लो एक बार। क्या लिखा हुआ है आपके पास, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। कह रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम के अंदर हम लोग सीखेंगे जो कैश बेसिस को फॉलो करेगा, इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। मतलब कैश बेसिस के अंदर हम एक ही चीज को फॉलो करेंगे विच इज कैश। बिजनेस के अंदर देखो आपका एक तरफ क्या है, बिजनेस है, और एक तरफ क्या है, मार्केट है। इसी मार्केट से आप सामान खरीदोगे और इसी मार्केट में आप क्या करोगे, सामान को सेल आउट करोगे। तो बिजनेस के अंदर अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो इसमें होगा क्या, मार्केट से अगर कैश आपके पास आएगा, कैश क्या होगा, रिसीव होगा, तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम किसी चीज की सर्विसेज ले रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे हमने क्या किया है, कैश को पे किया है, कैश पेड किया है, तो हम उसे क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। जब ये दो सिचुएशंस होंगी तभी हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज हम रिकॉर्डिंग करेंगे ही नहीं। तो क्या लिखा आगे, इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। अब रेवेन्यू का यहां पे मतलब क्या होता है हमारे पास, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, मानना। सेल्स को हो गई है, वो कब माना जाएगा, मैंने सामान बेचा, सामान बेचने के बाद जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक हम ये नहीं मानेंगे इस वाले बेसिस में कि सामान बिका है। सामान आज बिका तो पैसे अगर 2 महीने बाद मिलेंगे तो हम 2 महीने बाद ही रिकॉर्ड करेंगे, हम आज रिकॉर्ड नहीं करने वाले। ठीक है, तो हमारी सेल्स हुई है या नहीं हुई है, इसका ये कब डिपेंड करती है, किस बात पर डिपेंड करती है, रिसिप्ट ऑफ कैश के ऊपर। पैसा मिलेगा तो हम मानेंगे सामान बिका है, अदरवाइज सामान नहीं बिका, हम ये मानेंगे नहीं इस वाले केस में। जैसे सेल्स के साथ हुआ, इनकम के साथ हुआ, वैसे ही होता है एक्सपेंसेस के साथ भी। कि एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब क्या होता है कि खर्चा हो गया है। ये कब मानोगे आप, जब आप उसकी पेमेंट करवा दोगे। अगर आपने पैसे दे दिए तो आप ये मानोगे खर्चा हो गया। जैसे एम्प्लॉय ने आपके साथ काम किया, आपकी दुकान में सेल्समैन है, छोटू काम करता है, अब छोटू को पैसे नहीं दे रहे आप 3 महीने तक, तो 3 महीने की सैलरी जो बनी, आप उसको कब मानोगे सेल खर्चा, जब आप उसको पैसे दोगे। ठीक है, आपने पहले महीने काम करवाया, पैसे नहीं दिए, तो पहले महीने खर्चा मानोगे आप इसे, नहीं मानने वाले। दूसरे महीने आपने उससे काम करवाया, पैसे नहीं दिए, तीसरे महीने आपने काम करवाया, आपने यहां पे पैसा दिया। अब जो पैसा दिया आपने, ये वाला और ये वाला तीनों मिलाकर इकट्ठा पैसा तीसरे महीने में दिया आपने, तो अब रिकॉर्ड कहां पे करोगे, यहां पे। हमारी रिकॉर्डिंग इसमें होगी, ना कि इसमें हम कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करने वाले। ठीक है, उसके बाद क्या है, और अब किसी भी बिजनेस में फायदा नुकसान कैसे निकालते हो आप। जब आप छोटे थे 9th क्लास में, 8th क्लास में, प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था ना आपके पास। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकलता है, कि जो भी आपके पास आया और जो भी आपने खर्च किया, दैट मींस इनकम माइनस एक्सपेंस, तो क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलता है। यहां पर भी सेम ऐसे ही प्रॉफिट निकाला जाएगा, लेकिन प्रॉफिट निकालते टाइम आप यहां पे इनकम कौन सी वाली लोगे, जो आपको मिल गई है, और खर्चे कौन से वाले लोगे, जो आपने पे कर दिए हैं, बस और कुछ नहीं। तो क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेड एज अ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, जिस भी अकाउंटिंग ईयर की आप बात कर रहे हो। तो जो भी आपको टोटल इनकम मिली है और टोटल एक्सपेंस आपने पे किए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स प्रॉफिट का पार्ट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। अगर डिफरेंस क्या आया, पॉजिटिव आया, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि भाई प्रॉफिट हुआ है। और अगर डिफरेंस नेगेटिव आया तो हमसे क्या बोलेंगे कि आपका उस केस में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। डन, ये तो समझ में आता है, तो बच्चों वाली चीज है। तो कैश बेसिस बच्चों वाला ही है, सिंपल है।
आप नॉर्मल छोटी मोटी दुकानें देखते हो ना अपने घर के आसपास, तो घर के आसपास की जो दुकानें हैं वो इसी को फॉलो करती हैं। या फिर किसी प्रोफेशनल के पास आप जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट आपने आज लिया, कंसल्टेंसी फीस कब दोगे? आज ही देनी पड़ेगी ना। और कुछ तो ऐसे होते हैं कंसल्टेंसी फीस पहले ही ले लेते हैं, कह रहे सर पहले पर्ची कटा लो उसके बाद डॉक्टर साहब देखेंगे आपको। दैट मीन्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसके लिए बेनिफिशियल है और कौन ज्यादा फॉलो करेगा इसको? जो डेली बेसिस पे कैश को यूज करता है, मतलब ये उधार में काम ही नहीं करते, पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज काम ही नहीं करेंगे। सिमिलरली खर्चे की जब बारी आएगी तो ये खर्चा कर देते हैं, बकाया रखते नहीं है किसी का। तो अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप कौन सा फॉलो करोगे? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो करोगे। देन अब आ जाओ इसके फायदे और नुकसान पे। तो पहला फायदा हमारे पास इसमें क्या देखने को मिलता है? देखो पहली चीज तो ना ये बड़ा सिंपल सा है, सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि आपको कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कोई खर्चा आपका हुआ लेकिन आपने पे नहीं किया, तो आपको एडजस्टमेंट तो डालना पड़ेगा ना कि भैया करंट ईयर में मेरे, मान लो अब करंट ईयर में जैसे हमारे पास एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं, टोटल एक्सपेंस के बारे में बात की जाए तो इस टोटल एक्सपेंस के दो पार्ट होते हैं मेरे। कौन कौन से? एक खर्चा जो हमने पे कर दिया और एक खर्चा कौन सा होता है? अनपेड वाला। तो अगर ये वाला पार्ट है अनपेड का तो मुझे इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है कैश बेसिस में, क्योंकि मैं क्या फॉलो कर रहा हूं? मैं फॉलो कर रहा हूं पेड वाला, मैं इसको ही रिकॉर्ड करूंगा बस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनपेड वाले को जिसे कहा था सेकंड चैप्टर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इस वाले बेसिस में, कैश बेसिस में, मुझे इसके बारे में पता होने की जरूरत ही नहीं है। क्या जो कैश बेसिस फॉलो कर रहा है क्या उसे पता होगा या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है? जरूरत ही नहीं उसे जानने की, क्योंकि वो उसको फॉलो ही नहीं कर रहा। वो फॉलो कर रहा है बस उसको जो पैसा आ रहा है, बस इसके बारे में उसे पता ही नहीं है, ना ही उसे इसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर मान लो जो मैंने खर्चा किया, लेट सपोज जो मैंने खर्च किया पैसा, उस खर्चे के अंदर मेरा कुछ अमाउंट ऐसा है जो पिछले साल का है, ठीक है? कुछ अमाउंट मेरा कौन सा है? जो पिछले साल का है। जैसे इसके दो पार्ट हो गए, कुछ खर्चा ऐसा है जो मैंने किया करंट ईयर के लिए, और कुछ खर्चा कौन सा है जो मैंने किस साल के लिए किया है? नेक्स्ट ईयर के लिए किया है। तो क्या आप इसको अलग अलग रिकॉर्ड करोगे कि भैया इसको रिकॉर्ड कर लेते इसको छोड़ देते? ऐसा होगा नहीं। कैश बेसिस क्या बोलता है कि भैया मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पैसा किस साल का है, पैसा इस साल का हो चाहे अगले साल का हो, मेरे लिए बस खर्चा है, वो आएगा तो इनकम हो जाएगा, बस मुझे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे, हमें ये पता है जब अकाउंटिंग हमने करी थी तो अगले साल के खर्चे को हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है, बिकॉज इसे हम खर्चा नहीं मानते, इसे हम क्या मानते हैं? एसेट्स मानते हैं। जब अकाउंटिंग क्वेश्चन कराया तो कॉलम खुलवाता ना इसका एसेट साइड पे, तो ये एसेट्स था मेरा। खर्चा तो ये है मेरा जो मैंने कर दिया, इसे कैपिटल और कैश में से आप माइनस कर रहे थे, इसे थोड़ी माइनस कर रहे थे कैपिटल में से, बिकॉज खर्चा ही नहीं है मेरा करंट ईयर के अंदर। डन। लेकिन अगर आप एक्रूअल बेसिस फॉलो करोगे तो यूज करोगे कैश बेसिस में, इसका मुझे कोई काम ही नहीं है, ना मुझे इसका कोई काम है ना मुझे इसका कोई काम है, हम बस फॉलो करेंगे कैश। डन। तो मुझे इसका सिंपल क्यों है? बिकॉज ना मुझे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में जानने की जरूरत है, ना प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में, ना एक्रूड इनकम, ना ही इनकम रिसीव इन एडवांस के बारे में। इनको हम ट्रीट करते ही नहीं है, हमें इनके बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है? दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। भैया एस्टिमेशंस वगैरह की जरूरत ही नहीं है, जजमेंट की जरूरत ही नहीं है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। सारी सी बात है, मुझे सामने वाला पैसा दे रहा है तो मैं पूछूंगा उससे, भैया इसमें कितना इस साल का है और कितना अगले साल का है, कितना पिछले साल का है, कुछ पूछना है मुझे उससे? पूछने की जरूरत ही नहीं, क्यों दिमाग लगाना फालतू का? उसने बोला पैसा मिल गया तो गले में डालो फटाफट। महीने के आखिरी में क्या करोगे? पैसा जितना आया प्लस कर लो, जितना खर्च कर दिया वो माइनस कर दो, होगी प्रॉफिट की कैलकुलेशन। देन तो यहां पर मुझे फालतू के एस्टिमेशन के, फालतू जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपल सा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? खर्चा किया, इनकम माइनस एक्सपेंस, जो भी किया हो गया हमारा काम। नाउ इसमें आप देखो, कह रहा है दिस बेसिस इज ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल। ये अकाउंटिंग सिस्टम किसके लिए सुटेबल है? फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर दोज इंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। जो ट्रांजैक्शंस कैश को ज्यादा फॉलो करती है बिजनेस, उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, उन बिजनेसेस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये वाला रहेगा। ठीक है, अब इसके नुकसान देखो, हर चीज के फायदे नुकसान दोनों होते हैं। इसका नुकसान क्या है? अब आप ये बताओ कि क्या इस वाले सिस्टम को फॉलो करके आप अपने करंट ईयर में कितना फायदा कमाया, एग्जैक्ट फायदा और एग्जैक्ट नुकसान कैलकुलेशन में आ सकता है इस वाले सिस्टम में? करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो आप? क्या बैलेंस शीट बना सकते हो इसके अंदर इस वाले सिस्टम में? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि बैलेंस शीट तो तब बनेगी जब मैं एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करूंगा। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? कर्जा। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। क्रेडिट तो दिख ही नहीं रहा इसके अंदर, हम तो बस कैश को फॉलो कर रहे हैं, उधार की तो बात ही नहीं की मैंने अभी तक, और होती भी नहीं इसके अंदर। तो जब बैलेंस शीट ही नहीं बनेगी तो क्या आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकाल पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे निकलती है? बाय प्रिपेयरिंग योर बैलेंस शीट। कि आपकी औकात कितनी है, एसेट्स पता ही नहीं आपको, आपकी लायबिलिटी पता ही नहीं आपको, तो निकाल लो नेट एसेट्स। पॉसिबल ही नहीं है आपके पास, फाइनेंशियल पोजीशन की कैलकुलेशन यहां पॉसिबल नहीं होती मेरे पास। दूसरा, प्रॉफिट लॉस जो दिखाई देगा, अच्छा प्रॉफिट लॉस कुछ तो दिखाई देगा कि पूरे साल में इनकम जो मैंने रिसीव करी, ठीक है, और एक्सपेंसेस जो मैंने पे किए, इनका कोई ना कोई तो फिगर आएगा। फिगर में कोई तो वैल्यू आएगी। लेट सपोज इसमें आपको दे रखी है क्वेश्चन में 2.5 लाख रुपए इनकम मिली, और खर्चे के नाम पर मैंने केवल 1.5 लाख रुपए खर्च किया, ठीक है, जो मैंने पे किया, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए का। क्या मैं इसको करंट ईयर का प्रॉफिट मान सकता हूं कि ये करंट ईयर का प्रॉफिट है? कैश बेसिस में तो निकाल दिया मैंने, निकालने का तरीका यही होता है कि कैश जो मिला और एक्सपेंस जो कर दिया, खत्म करो, निकाल लो प्रॉफिट। बट ये जो प्रॉफिट है ना, इसको मैं करेक्ट नहीं बोल सकता। इसको मैं ये नहीं बोल सकता कि ये जो प्रॉफिट आया है ये आपका करंट ईयर का है पूरा। क्या ये करंट ईयर का प्रॉफिट हो सकता है? करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए कि जो ये इनकम आपने ली, ये वाली, ये सारी इनकम कौन सी होनी चाहिए? करंट ईयर की। और जो ये एक्सपेंसेस मैंने लिए, ये सारे एक्सपेंसेस कौन से होने चाहिए? सेम, करंट ईयर के। अब पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी कि इस इनकम के अंदर ऐसी इनकम भी है जो अगले साल मिलनी चाहिए थी, ऐसा हो सकता है ना? या फिर इस इनकम में हो सकता है कोई ऐसा पैसा मिला हो जो पिछले साल का है लेकिन इस साल दे रहा है बंदा। माल पिछले साल बेचा था, पैसा आज मिल रहा है, तो हम आज ही रिकॉर्ड करेंगे ना। एक्सपेंस में भी ऐसा हो सकता है कि कोई कर्जा जो 2 साल पहले का, 2 साल पुराना कर्जा मैं आज पे कर रहा हूं, पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो वो कर्जा, वो खर्चा इस साल का थोड़ी है, और खर्चे में हो सकता है कुछ खर्चा एडवांस हो जो अगले साल का है, बट पैसा मैं आज ही पे कर रहा हूं। इंश्योरेंस का पैसा अगले 3 साल का आपने इकट्ठा इंश्योरेंस करा लिया, बट पैसा तो आज दिया। तो क्या इस पैसे में एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो क्या मैं इस प्रॉफिट को करेक्ट प्रॉफिट बोल सकता हूं? बोल ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज बिकॉज इट इग्नोर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। ये इन सबको इग्नोर मारता है, इसी वजह से इसमें जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो सही प्रॉफिट की बिल्कुल खिलाफ रहेगा, सही प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा। सिंपल सी बात आपको। देन और दूसरी बात, ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो भी नहीं करता। मैचिंग प्रिंसिपल बताया था आपको क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है, देखो आपको ना अगर किसी भी साल का प्रॉफिट निकालना है तो मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि भैया ये वो कपड़ों वाला मैचिंग नहीं है, लड़कियां करती रहती है मैचिंग, या इसका मैचिंग दुपट्टा दे दो, इसकी मैचिंग ये दे दो, इसका मैचिंग दे दो, इयररिंग की मैचिंग चाहिए, चप्पल की मैचिंग चाहिए, ठीक है, ये वो वाली मैचिंग नहीं। यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? अकाउंट्स के अंदर अगर आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो इनकम और एक्सपेंस 2 एलिमेंट लगते हैं। 2 एलिमेंट लगेंगे, पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंस। तो इन दोनों की मैचिंग की बात की गई है कि भैया ये दोनों चीजों की जो है, इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये इनकम मेरी 2024-25 की है तो ये एक्सपेंस भी कब के होने चाहिए? 2024-25 के होने चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका जो प्रॉफिट निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? करेक्ट निकलेगा, जो कि कैश बेसिस वाला फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि उसको इस बात से तो मतलब ही नहीं है। उसको किस बात से मतलब है? पैसा जो आया और जो पैसा गया। अब वो किस साल का है किस साल का नहीं है मुझे मतलब ही नहीं है। तो मैचिंग प्रिंसिपल को टोटल तरीके से क्या करता है? इग्नोर करता है, फॉलो ही नहीं करता। क्लियर? ये क्लियर हो गया? लास्ट पॉइंट देखो, जब मैं खर्चा करता हूं तो खर्चा करते टाइम हम कुछ खर्चे बिजनेस में ऐसे करते हैं जो 5-10 सालों के लिए किए जाते हैं, और कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो 1 साल के लिए किए जाते हैं, वन टाइम किए जाते हैं। ऐसे होते हैं, सैलरी पे करी 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, रेंट पे करा 1 साल के लिए, ऐसे होता है। लेकिन गाड़ी खरीदी, मशीन खरीदी कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल, ऐसे होता है। तो या ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये वाला आपका जो प्रोसेस है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस वाला, ये इसको अलग अलग करता ही नहीं है, क्योंकि जो खर्चा मेरा कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल नेचर खर्चे, कैपिटल नेचर के खर्चे जो होते हैं वो होते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए, और इसी वजह से उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं एसेट्स।
कि कोई भी चीज अगर मैंने 1 साल से ज्यादा के लिए खर्च कर रहा हूं तो वो एसेट्स ही है मेरा, क्योंकि इसका फायदा एक बार थोड़ी मिलेगा, मल्टीपल टाइम्स मुझे मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। तो ये क्या है मेरा एक तरीके का एसेट्स। और दूसरा खर्चा कौन सा होता है? दूसरा खर्चा होता है रेवेन्यू नेचर का। अब रेवेन्यू नेचर के खर्चे कौन से होते हैं? जो होते हैं लेस देन 1 ईयर वाले। लेस देन 1 ईयर मतलब इनका फायदा जो मिलेगा ना वो 1 साल ही मिलेगा बस। और इन्हें हम रियल पॉइंट्स पे देखा जाए तो ये होते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ? सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिपेयर चार्जेस, वो सब इसमें आता है। तो एक्चुअल में खर्चा तो ये है, लेकिन कैश बेसिस क्या फॉलो करता है? कैश पेड। अब मैं खर्चा 1 साल के लिए करूं, 10 साल के लिए करूं, ये उसको अलग अलग करता है। इसके लिए ये दोनों सेम है। वो बोलेगा मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि खर्चा 1 साल का है 10 साल का है, मैं बस एक ही बात को फोकस करूंगा, दैट इज ओनली कैश। कैश इसमें भी इसमें भी मुझे देना पड़ेगा। गाड़ी खरीदी, पैसा जाएगा ना, रेंट पे किया, पैसा जाएगा। मुझे अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे क्या लिखा है? दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब डिफरेंस दिखाता ही नहीं है किसका? कैपिटल का और रेवेन्यू आइटम्स का, जिसकी वजह से क्या दिखता है? इज नो कॉन्स्पिरेसी इन द प्रॉफिट ऑफ द 2 ईयर्स। 2 सालों के बीच के प्रॉफिट में कोई डिफरेंस ही नजर नहीं आता। ठीक है, तो जो खर्चा इस साल का है हम इसी में रिकॉर्ड कर देते हैं, भले ही वो खर्चे का फायदा मुझे अगले आने वाले 3-4 साल में मिलने वाला हो। तो 10,000 का खर्चा अगर आपने किया है 1 साल के लिए तो सेम रहेगा, तो करंट ईयर का है। लेकिन अगर आपने 1 लाख का खर्चा किया है अगले 10 साल के लिए तो भी वो इसी साल रिकॉर्ड किया जाएगा। मैं उसको अलग अलग नहीं करने वाला। तो ये छोटा सा डिस्टिंग्विश बिटवीन है इसका, ये आपको समझ में आना चाहिए। डन। ये थ्योरेटिकल पॉइंट आपको दिखता है इसमें, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। ठीक है, which principle or which accounting principle ignored by the cash basis of accounting। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करता। ये एमसीक्यू पॉइंट में इंपॉर्टेंट डाल लेना, ये एमसीक्यू में आपको मिलेगा। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं, छोटे मोटे पॉइंट्स और आपके पास हैं, जैसे स्टार्टिंग में था ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट है। ये बेसिकली ना मैंने जो पॉइंटर बना रखे हैं ना सब एमसीक्यू बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, जाहिर सी बात है कैश ही रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या लिखोगे आप? ओनली कैश पेड और कैश रिसीव, ऐसा पॉइंट मिलेगा। डन। तो ये हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आज हमने कंप्लीट किया। इसके बाद आ जाओ सीधा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। नाउ व्हाट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? एक्रूअल का मतलब क्या होता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिंपल सी बात बोलता है कि भैया हम जब रिकॉर्डिंग करने की बात करते हैं ना तो हम किसी को अलग अलग नहीं करेंगे, हम पार्शियलिटी नहीं करेंगे, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। आपने करंट ईयर में माल बेचा, कितने का माल बेचा आप मुझे बताओ? मैंने बोला सर हमने माल बेचा, टोटल माल देखो, टोटल सेल हमारी कितने की है? हमने टोटल माल बेचा 4 लाख रुपया करंट ईयर में। अब कैश बेसिस वाला क्या पूछेगा? जो फॉलो कर रहा है वो क्या बोलेगा? सर मुझे टोटल मत बताओ, मुझे बताओ कितना मिल गया, कैश में सामान कितना बेचा आपने। तो हमने बोला देखो सर इसमें से ना कैश में सामान जो बिका वो बिका केवल और केवल 2,80,000 का। तो कैश बेसिस बोलेगा बस ठीक है मुझे इतना ही चाहिए, इसके अलावा मैं जानना ही नहीं चाहता। ठीक है। एक्रूअल क्या बोलेगा? एक्रूअल बोलेगा ना भैया आपने कितना सामान बेचा टोटल, चाहे वो कैश है चाहे वो उधार का है तो इसी साल का, पैसा नहीं मिला वो बात अलग है। लेकिन आपको क्या है? आपको एक राइट मिल गया क्या किस चीज का? पैसा रिसीव करने का। तो उधार वाला माल कितना हो गया इसके अंदर? 1,20,000। एक्रूअल बोलता है हम दोनों को लेकर साथ चलेंगे, इसको भी लेके चलेंगे इसको भी लेके चलेंगे। रीजन ये भी करंट ईयर का है और ये वाला ये भी करंट ईयर का है, माल तो आज ही बिका है। तो आपके बिजनेस में कोई ना कोई बंदा बाहर खड़ा है जो आपके नाम पे पैसा लेके गया है, तो पैसा इस साल देगा ना वो, भले ही वो पैसा अगले साल मिले उससे मतलब नहीं है। मेरा माल आज बिका है तो हम आज ही इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एक्रूअल क्या बोलता है? मैं दोनों को रिकॉर्ड करूंगा, पैसा मिलेगा तो भी रिकॉर्ड करूंगा, नहीं मिलेगा तो भी रिकॉर्ड करूंगा। सिमिलरली एक्सपेंसेस के लिए बोला गया है। तो एक्सपेंसेस के लिए उसने क्या बोला कि टोटल एक्सपेंस कितने हुए? हमने बोला टोटल एक्सपेंस भैया पूरे साल में अगर देखे जाए तो एक्सपेंस का खर्चा मेरा कितना हुआ है? 1,60,000 का हुआ है। अब कैश बेसिस क्या बोलेगा? सर मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे बताओ आपने कितना पैसा दिया। तो कैश बेसिस में हम बोलते हैं भाई देखो हमने इसमें से ना 1,00,000 रुपए पे कर दिए। तो कैश बेसिस क्या बोलेगा? बस मुझे इससे मतलब है, मुझे बाकी से मतलब ही नहीं है। लेकिन एक्रूअल क्या बोलेगा? एक्रूअल बोलेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हैं। हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने बचे? 8। और ये दोनों ही खर्चे किस साल के हैं? करंट ईयर के। तो हम दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, ये भी मेरा भाई है ये भी मेरा भाई है, दोनों चलो साथ में।
ये दोनों को लेकर जाएगा, ठीक है। तो अक्रूवल में क्या लिखा हुआ है, अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम। इनकम को हम इनकम मानते हैं कब, व्हेन इट इज अर्न या फिर एक्रूड। एक्रूड का मतलब क्या होता है, जब वो जनरेट हो गई है तभी हम उसे इनकम मान लेते हैं। सिमिलर एक्सपेंस के लिए भी है, तो क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल्स इज रिकॉग्नाइज्ड एट सेल। जो उधार में सामान बेचा गया है आप उसको भी सेल मानोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर अमाउंट इज बीइंग रिसीव्ड और नॉट। आपको वो वाला जो फैक्ट होता है ना आपका, ये फैक्ट किसी काम का नहीं है, पैसा मिला नहीं मिला, पैसा मिल गया तो भी सेल है, नहीं मिला तो भी सेल है, ठीक है। सिमिलरली जैसे इनकम में होता है वैसे किसके साथ होता है, एक्सपेंसेस के साथ भी होता है। तो एक्सपेंसेस हैज बीन इनकर्ड, जब खर्चे हो गए, भले ही उसकी पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, पेमेंट मिले चाहे ना मिले, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। हम उसे एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, ऐसा मैंने चाहे उसका पे किया हो चाहे मैंने उसका पैसा पे ना किया हो, इस बात से भी हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल, अब हमारा करंट ईयर कैसे फ्लो करता है, मेरा करंट ईयर कौन सा है अभी जो चल रहा है, आप 11th में हो, तो 11th में आपका करंट ईयर क्या है, 2025-26। 25-26 का मतलब आपका ये करंट ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल से 2025 में, है ना, और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2026। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में जो भी घटना घटेगी पैसे से लेन देन की, तब आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब इसमें आप पे करो चाहे पे ना करो, हम उसे इनकम और एक्सपेंस मानेंगे। देन एक्सपेंसेस के केस में अभी एग्जांपल में क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025, मतलब आखिरी महीने का रेंट आपने उसे पे नहीं किया, हैज नॉट बीन पेड, पे नहीं हुआ, तो क्या एक्रूवल उसे रिकॉर्ड करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या लिखा है, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस बिकॉज इट हैड बिकम ड्यू। खर्चा ड्यू हो चुका है, हम मानेंगे उसे खर्चा है वो मेरा, पेमेंट हुई चाहे नहीं हुई क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, ये खर्चा अगर अगले साल का होता तो तब हम इसे करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे मैंने उसे पे भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डन, ठीक है। अब देखो, अब इसके ऊपर ये वाला एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि ये कौन कौन से मैचिंग प्रिंसिपल, और आपका एक प्रिंसिपल होगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल, ये किसको फॉलो करता है, ये वाला जो अक्रूवल बेसिस है दो प्रिंसिपल को फॉलो करके चलता है। कौन कौन से, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल में क्या समझाया था कि हमारा करंट ईयर का इंफॉर्मेशन सब कुछ रिकॉर्ड होगा, इनकम भी सारी रिकॉर्ड होंगी, एक्सपेंसेस भी सारे रिकॉर्ड होंगे। दैट मींस ये प्रॉपर्ली मैच करवाएगा, किसको मैच करवाएगा, कहां गया इनकम और एक्सपेंस मेरे, ये वाला, ये प्रॉपर्ली इसको फॉलो करेगा मैचिंग प्रिंसिपल को। तो मतलब इनकम हम केवल वही रिकॉर्ड करेंगे जो करंट ईयर की है, और एक्सपेंसेस भी वही रिकॉर्ड करेंगे जो किस साल के हैं, करंट ईयर के हैं। अगले साल के पिछले साल के इनकम को हटा देते हैं हम लोग, एक्सपेंसेस को भी हटा देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। We will record all those expenses and all those incomes which are related to a current year whether paid or not। पैसा पे करूं चाहे पे ना करूं, इनकम रिसीव करूं चाहे रिसीव ना करूं, हम सब कुछ रिकॉर्ड करके चलेंगे। और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल ये बोलता है कि माल आपने आज बेचा, आज ही रिकॉर्ड करो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ना एक राइट आ चुका है, राइट टू रिसीव द पेमेंट इज एस्टेब्लिश्ड, है ना। सामान उधार में खरीदा तो आपके पास एक अधिकार आ चुका है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो आपका राइट बन चुका है कि आपको ही देना पड़ेगा। और किस साल ये आपको ये राइट कब मिला, इसी साल मिला है, तो इसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल यही बोलता है कि जिस टाइम ये राइट आप बन चुका है, चाहे सामने वाले का चाहे आपका, वो खर्चा या वो इनकम उसी साल की हो जाती है, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल बताई दिया आपको, तो दोनों फॉलो करेगा। दूसरा एक और क्या है, दस अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम सब कुछ कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रीपेड भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें प्रॉपर्ली फॉलो की जाती हैं, हमें सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की हो, चाहे प्रीपेड एक्सपेंस की हो, चाहे इनकम रिसीव इन एडवांस वाली हो, चाहे एक्रूड इनकम की बात करें, वो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। फायदे नुकसान, तो पहला फायदा देखो, पहला फायदा क्या होता है, जब आप ये सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो ये क्या है, ज्यादा साइंटिफिक है। साइंटिफिक मतलब इससे जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो मैक्सिमम टाइम देखा गया कि वो करेक्ट निकलता है। और आप खुद बताओ, क्या इसका प्रॉफिट लॉस करेक्ट नहीं निकलेगा, करेक्ट ही निकलेगा। रीजन, क्योंकि आप प्रॉपर्ली मैचिंग करा रहे हो ना, आप सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जो भी डाटा निकल के आएगा, प्रॉफिट का हो चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन का हो, सब कुछ सही निकलेगा। तो क्या लिखा है, ये वाला साइंटिफिक प्रिंसिपल जो ये मेथड है साइंटिफिकली ज्यादा अच्छा है टू द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हेंस इज प्रेफर्ड बाय द अकाउंट्स। क्योंकि अकाउंट में ज्यादातर लोग इसी को प्रेफरेंस देते हैं, इसी को फॉलो करते हैं।
इट शोज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन की प्रॉपर पिक्चर नजर आती है इसके अंदर, कितना पैसा गया, कहां गया, किसके लिए गया, एसेट्स के लिए गया, एक्सपेंस के लिए गया, हर एक चीज प्रॉपर्ली नजर आएगी इसके अंदर, सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा इसके अंदर। दूसरा, प्रॉफिट जो दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एक पर्टिकुलर पीरियड का निकालना है वो भी दिखाई देगा। सही फाइनेंशियल पोजीशन आपको बिजनेस की पता लगेगी ऑन अ पर्टिकुलर डे। आप अगर आज बैठ के प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हो मिल जाएगा, साल के एंड में निकालना चाहते हो मिल जाएगा तरीके से, लेकिन सही मिलेगा जो भी मिलेगा। नेक्स्ट, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, देयरफॉर वाइडली एक्सेप्टेबिलिटी। वाइडली एक्सेप्टेबिलिटी मतलब बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनी सब इसी को फॉलो करते हैं, तो दूर दराज तक फॉलो किया जाता है इस अकाउंटिंग के बेसिस को, क्योंकि सही चीजें दिखाई देती हैं। दूसरा, सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई देगी, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपको प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट बनी हुई इसमें दिखाई देगी। कब, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एक साल आपका जैसे ही खत्म होगा आपको क्या मिल जाएगा, बैलेंस शीट मिल जाएगी, जिसके अंदर क्या हो रखा होगा, सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, आउट इनकम रिसीव इन एडवांस, सारी एडजस्टमेंट्स वगैरह सब हो रखी होंगी, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। देन नुकसान क्या है, देखो, दिस सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नुकसान ये है कि भैया ये सिंपल नहीं है बिल्कुल भी। क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि मुझे इसको फॉलो करने के लिए अकाउंट्स की डीप नॉलेज चाहिए। मुझे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड इनकम क्या होती है ना, एक्रूड इनकम क्या होती है, सब इन सब के बारे में पता होना जरूरी है, तभी मैं एडजस्ट कर पाऊंगा ना कि भैया अगर कोई इनकम मैंने ड्यू कर दी और मिली नहीं मेरे को, तो पता होना चाहिए ना वो इनकम कहाँ जाएगी, वो एसेट्स है, लायबिलिटी है, जब तक मुझे पता नहीं होगा तब तक हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, और वो इस वाले सिस्टम में पता होना बहुत जरूरी है। तो ये सिंपल नहीं है पहली चीज तो। दूसरा पॉइंट क्या है, द अकाउंटिंग प्रोसेस, इस वाले के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ना काफी ज्यादा इलेबोरेट है। यू हैव टू डीप डाउन नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग, तो इलेबोरेट बहुत ज्यादा है, डिटेल में आपको सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी, तब जाके आप इसका अकाउंटिंग को सही इस्तेमाल करोगे, तब प्रॉफिट लॉस निकलेगा। ठीक है, और नुकसान क्या है, क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट पॉसिबल। आप अगर चाहते हो जल्दी से प्रॉफिट निकालना, वो नहीं निकलेगा, इट विल टेक टाइम। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज्यादा एडजस्टमेंट्स। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, थोड़ा कम टाइम लगेगा लेकिन टाइम तो लगेगा, ठीक है, लेकिन कैश में टाइम लगता है, नहीं लगता। आपने क्यूआर कोड लगा दिया, क्यूआर कोड में पैसे आ भी रहे हैं, उसी एक ही अकाउंट में पैसा आ रहा है और उसी अकाउंट से पैसा जा भी रहा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में लास्ट में देख लो कितना पैसा बचा, तो पूरे साल में पैसा जो आया वो भी उसी में आया और जो गया वो भी उसी से गया, तो लास्ट में जो बचा आप बोल सकते हो ना यही प्रॉफिट है, हमें दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, बिकॉज जो पैसा आया है पहले तो मैं चेक करूंगा कि पैसा ये सारा इस साल का है भी या नहीं है, क्या पता अगले साल का आया हो कुछ पैसा। ठीक है, खर्चे में चेक करूंगा कि सारे खर्चे जो मैंने किए हैं क्या सारे खर्चे इस साल के हैं, अगर सारे खर्चे इस साल के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं, कभी कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ खर्चे ऐसे हैं जो मैंने करे तो हैं, पैसा नहीं दिया, वो भी ठीक करना पड़ेगा, वो भी डालना पड़ेगा अकाउंट्स में, क्योंकि है तो करंट ईयर का, तो मुझे उसे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट मींस यहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकालना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी नीड टू एडजस्ट सो मेनी थिंग्स, ताकि हमें क्या मिल सके, अपने बिजनेस का ट्रू पोजीशन मिल सके इस पर्टिकुलर बिजनेस की। तो ये थोड़ा सा डीप डाउन जाके थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टाइम टेकिंग है। अब टाइम टेकिंग है तो सही तभी तो मिलेगा, तो कहता है सही रास्ता कभी आसान नहीं होता और आसान रास्ता कभी सही नहीं होता, सिंपल सी बात है। ये सही रास्ता है इसीलिए आसान नहीं है, वो गलत रास्ता है तो गलत प्रॉफिट मिलेगा इसीलिए आसान भी है। ठीक है, लाइफ लेसन है तुम्हारे लिए, जहां तुम्हें लगे हमारी जिंदगी बड़ी स्मूथ चल रही है, बड़े मजे आ रहे हैं, सोने में मजा आता है, अरे भाई से जिंदगी बड़ी सुकून में चल रही है तो वो रास्ता गलत है भैया, सोते मत रहो, वरना तुम्हारे बहुत सारे बंदे आगे निकल जाएंगे। थ्री इडियट, लाइफ इज अ रेस, तुम तेज नहीं भागोगे तो लोग तुम्हें पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे, तो भागो 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 भागते रहो। ठीक है, तो अब ये एक जो हमारी बुक का ही पूरा इमेज है, दैट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक जितनी बातें मैंने आपको बताई अभी वो सारी इसके बेसिस पर आपको मिल जाएंगी। तो देखो पहले क्या है, एक्रूअल अच्छा वाला, दूसरा क्या है कैश बेसिस, थोड़ा सा इररिस्पेक्टिव मतलब एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो आ जाओ डिफरेंसेस पे। तो पहला डिफरेंस मेरे पास क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, सबसे पहला डिफरेंस देखो, बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। इसमें रिकॉर्डिंग किसकी की जाती है, इस वाले में दोनों की, कैश भी और उधार वाला भी। इसमें किसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, केवल कैश वाले की। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, जब इनकम एंड एक्सपेंस की बारी आती है तो कौन से इनकम एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं,
एक्रूअल की अगर बात करूं तो एक्रूअल इनकम में सारी इनकम और सारे एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड करोगे जिनका रिलेशन, क्या लिखा है, रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड से जिस जिसका कनेक्शन है सब रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। वेदर इररिस्पेक्टिव, इस बात पे ध्यान मत दो बिल्कुल भी कि वो कैश में है या फिर कैश में नहीं है, इस बात से हमें कोई मतलब भी नहीं है। देन इसमें क्या होता है, कैश बेसिस में हम इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, बट तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो रिसीव हो गई है। सिमिलरली एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करेंगे कब, जब वो पे कर दिए गए हैं। ठीक है, अब आ जाओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो ये चार आइटम हमेशा ध्यान रखना है चैप्टर के अंदर, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड इनकम, एडवांस इनकम। इन चारों के बारे में यहां पे हम इनको यूज करते हैं एक्रूअल में, हम सब एडजस्टमेंट्स करवाते हैं ना इसकी। तो क्या लिखा है, दिस बेसिस टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑल सच आइटम, ये सारी जो आइटम है इनको इस्तेमाल एक्रूअल में किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता, हम इग्नोर मार देते हैं, हमें इसके बारे में तो पता ही नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर कैपिटल और रेवेन्यू, खर्चा और एसेट्स, क्या इसमें अलग अलग करते हैं इस वाले में, एक्रूअल वाले में, एक्रूअल वाले में करते हैं क्योंकि खर्चे को अलग डालेंगे, एसेट्स को अलग डाल देते हैं। लेकिन इस वाले में ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने पैसा पे किया है, बस पे करने में फोकस करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, दिस बेसिस मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, ये प्रॉपरली रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम पे डिफरेंशिएट करता है प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये वाला नॉट मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये मान के चलता ही नहीं है कोई डिफरेंस है, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी, किसको ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, कौन सा वाला ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा, एक्रूअल या कैश, एक्रूअल। रीजन, क्योंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ सिस्टम ज्यादा एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल ज्यादा है, इट रिवील्स करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपको जो भी इंफॉर्मेशन देगा प्रॉफिट की या फिर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन वो सही देगा, इसीलिए ज्यादा एक्सेप्टेबल है ना। आपके क्लास के अंदर उस इंसान के ज्यादा फ्रेंड देखने को मिलेंगे जो सच्चा है, जो दोगला इंसान है उसके फ्रेंड मिलते हैं, उसके फ्रेंड नहीं मिलेंगे भैया, कह मुंह पे कुछ और है पीछे कुछ और है, ठीक है। उनके लिए दोस्त बनाना आसान होता है लेकिन ज्यादा टिकते नहीं है वो, क्योंकि कभी ना कभी पता लग ही जाता है, ठीक है। यहाँ भी ये कुछ ये है, दिखता कुछ और है कुछ और, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए क्या है, ये वही वाला है, ये दिखाएगा कि मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन है नहीं, फिर साल खत्म होने के बाद प्रॉफिट निकलेगा बट वो गलत है, ठीक है, तो पता लग जाता है एक टाइम के बाद। दिस सिस्टम इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस enterprises as it does not reveal the correct profitability and the financial position, ठीक है। ये तुम्हारे उसी दोस्त की तरह एग्जाम से पहले बोलेगा भाई साहब तू टेंशन ना ले, मैं बैठा हूं तेरे पीछे, मैं पास कराऊंगा, और एग्जाम स्टार्ट होते के साथ ही पलट जाता है, भाई पेपर करने दिमाग को खराब कर, पेपर खत्म होते होते लिखता रहेगा लिखता रहेगा लिखता रहेगा, लास्ट में आता है भाई कुछ नहीं आता, बस बना बना के लिखे जा रहा हूँ, जो नंबर आते हैं तो टॉप टॉप मार के बैठा हुआ है, तब बड़ी खुंदक आती है, यार तू कुछ बताने को राजी नहीं है और बस पेपर में लिखे जा रहे, लिखे पहले तो बोला था, और हम उसके भरोसे चले भी जाते हैं, है ना, कि चल ठीक है, हम तू टेंशन ना ले, हम पूरे दिन बैठ के गेम खेल रहे हैं क्योंकि भाई ने बोल दिया तू टेंशन मत ले, मैं पढ़ रहा हूँ बैठ के, और हम चले गए और हो गया आखिर में धोखा, कर लो क्या करोगे तो, ठीक है। तो तुमने उसकी बात मान ली और बात मान के अपने तरीके को ठीक नहीं किया, हो गया नुकसान। देखो अब आ जाओ टेक्निकल नॉलेज, किसको फॉलो करने के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए और किसको फॉलो करने के लिए टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। इसको फॉलो करने के लिए चाहिए बिकॉज यहाँ पे आपको हर एक बात को एडजस्ट करना पड़ेगा, खर्चों को एडजस्ट करना पड़ेगा, इनकम को एडजस्टमेंट करवानी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं आपको, मंदबुद्धि इंसान भी काम कर लेगा, थोड़ी कैलकुलेशन चाहिए, बस पैसा आया तो निकाल लो, रिकॉर्ड कर दो, गया तो भी रिकॉर्ड कर दो। लेकिन इस वाले के लिए देखना पड़ेगा, इनकम को खगालना पड़ेगा, भैया जो पैसा मिला है वो इस साल का है भी या नहीं है। अगर सारा पैसा इस साल का तो ठीक है, लेकिन अगर अकाउंटेंट को बंदा बोलता नहीं भैया इसमें पेमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, इस पेमेंट में कुछ पेमेंट पिछले साल की है, तो हम क्या बोलेंगे, भैया पिछले साल की पेमेंट नहीं होती, पिछले साल का कर्जा होता है ना, तो पिछले साल कर्जा दिया है आपने, पेमेंट तो इस साल की कुछ ही पेमेंट दे रहे हो आप, ठीक है। तो क्लियर, इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए और इसमें टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। नाउ असर्टेनेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट लॉस, सही दोस्त कौन है आपका, ये, क्योंकि ये आपको सही इंफॉर्मेशन देगा, असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एज इट रिकॉर्ड कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शंस। लेकिन ये वाला बंदा क्या है, प्रॉफिट लॉस तो देगा लेकिन ये क्या होगा, गलत, इनकरेक्ट प्रॉफिट और लॉस बिकॉज इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। लीगैलिटी, किसको लीगल पोजीशन मिली हुई है, जाहिर सी बात है जो सच्चा है, जो सही इंफॉर्मेशन बता रहा है उसी को लीगल पोजीशन मिलेगी। तो लीगल पोजीशन के नाम पर केवल एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लीगल पोजीशन मिली हुई है, कहां पे, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको लीगली एक जगह दे रखी है कि भैया आप सही बात बोलते हो तो हम आपको अपने कानून के अंदर एक जगह दे देते हैं। कहां पे दी गई है, कंपनीज एक्ट 2013
13 के अंदर। और इसके अंदर ये बोलने गया, कह रहा भैया मुझे भी जगह दे दो थोड़ी सी, क्या बोलता है पहले जाके ठीक करके आओ अपने आप को, जो भी इन्फॉर्मेशन देते हो गलत देते हो। तो लीगल पोजीशन क्या है बात की, है ना, लीगल पोजीशन उस बात की जब जो सही इंसान दे रहा है। तुम्हारी क्लास का मॉनिटर वही है जो सच बोलता है, तो क्या कुछ धोखेबाज भी हैं, उसको मॉनिटर बनाया देते हैं आप। वो तो टीचर का ट्रिक होती है कि जो बच्चा सबसे शरारती है उसी को मॉनिटर बना दो, जिम्मेदारी उसी को दे दो, खुद शांत रहेगा तभी तो क्लास को शांत करा पाएगा। तुमने किसी सीधे साधे इंसान को बना दिया मॉनिटर, तो क्या होगा, जो दंगाई है वो सारे चिल्लाते रहेंगे, और दंगाई को ही बना दो तो खुद तो शांत रहेगा, पूरी क्लास को शांत रखेगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं। यहाँ पर क्या है, इसमें आपको पोजीशन नहीं मिली हुई है, बिकॉज चीजें बताता तो है लेकिन गलत बताएगा सारी चीजें। लेकिन इसमें क्या है, सुटेबिलिटी, कौन सा वाला सबसे ज्यादा सुटेबल है किसके लिए। ये वाला सुटेबल होता है बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए, जो केवल बिजनेस का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट के लिए काम करे। पहले दिन से ही उनका मुद्दा क्या है, प्रॉफिट कमाना है। तो जिनको प्रॉफिट कमाना है उनको टैक्स भी देना पड़ेगा, और टैक्स देने के लिए सही प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सही प्रॉफिट कौन बताएगा, एक्रूअल बताएगा। दैट मींस इस ये सुटेबल किसके लिए है, बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं एनजीओ, ठीक है, समाज सेवा के लिए। या फिर कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जो केवल कैश में ही डील करते हैं। प्रोफेशनल्स में कौन आ गया तुम्हारे पास, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ठीक है, कोई आपका मैकेनिक हो गया, सब क्या है, कैश में डील करते हैं सारे सारे, डॉक्टर्स हो गए सारे सारे। तो ये प्रोफेशनल्स जो हैं ये प्रॉपरली कैश में डील करते हैं। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो वैसे भी प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते, तो उनको मतलब भी नहीं है, ये बस पैसा रिकॉर्ड करने के बारे में जानते हैं, पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, जाएगा तो रिकॉर्ड कर लेंगे, खत्म बात। ठीक है, तो दीज आर दी, दिस इज द थ्योरी चैप्टर कंप्लीटली आपके पास। अब इसमें थ्योरेटिकल जो पोर्शन था वो मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया। अब हम चलेंगे सीधा इसके ऊपर, दैट इज प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। तो प्रैक्टिकल में कितनी चीजें अवेलेबल हैं और क्वेश्चन किस किस तरीके से आपको डिफाइन करने हैं, उसके लिए आपको ना देखो समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को ना पहले ब्रीफ करो। डाटा गिवन होगा आपके पास, उस डाटा को पहले देखो कि डाटा किस तरीके से गिवन है, और फिर उस डाटा को पहले एक्सप्लेन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको बाइफिकेट करेंगे, अलग अलग करेंगे कि कौन सा करंट ईयर का है, कौन सा पिछले साल का। तो उसको पहले इसमें पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है डाउट वगैरह, फिर उसके बाद से प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं। नाउ मूव टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब देखो, अगर इस टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें जो एग्जामिनेशन के लिए थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरीके का है तुम्हारे पास करने के लिए एग्जाम में जो आएगा, दैट इज कि क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन देगा, और कुछ इंफॉर्मेशन में आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कह रहा है गुरमन जो हमारे पास अवेलेबल है, ये कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने इनकम के बारे में, और किसके बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, खर्चा और कितना इसने इनकम जनरेट किया पूरे साल में बताया हुआ है। तो इनकम और डाटा को एक बार ध्यान से पढ़ो। पहले क्या लिखा है, एक्सपेंसेस पेड, मतलब कितना खर्चा किया गया, 1,60,000 पूरे साल में इसने खर्चा किया। अब कहता है कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कह रहा है कुछ खर्चा एडवांस में किया गया है, कितने का, 40,000 का। अब इसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंक्लूडेड इन 1,60,000, मतलब ये 40,000 जो एडवांस में किया गया है ना खर्चा, वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो मैं इसमें अगर एक चीज करूं, इसके दो पार्ट कर देते हैं। तो अगर 40,000 रुपए जो है वो किस साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, तो बाकी जो 1,20,000 बचा वो किस साल का हुआ, ये हुआ केवल करंट ईयर का। देन क्या तो समझ आया, ठीक है। अब कह रहा है कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो नॉट येट पेड, मतलब कुछ खर्चे ऐसे जो मैंने पे ही नहीं किए, तो ये किस साल के होंगे, करंट ईयर की। जाहिर सी बात है, क्योंकि खर्चा अगर आपने पे नहीं किया मतलब सर्विस ले चुके हो ना आप, तो सर्विस अगर आप ले चुके हो तो ये खर्चा किस साल का हो गया मेरा, करंट ईयर का। जाहिर सी बात है, डन। ये कितना समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला, इनकम रिसीव, पैसा आपने ले लिया, कितना लिया, 2,40,000। आगे क्या बोला, इनकम रिसीव इन एडवांस, कह रहा कुछ इनकम एडवांस में रिसीव हुई है, कितने की, 30,000 की, जो इस 2,40,000 में पहले से इंक्लूड है। तो अगर मैं इसके दो पार्ट करूं तो क्या दिखेगा, 30,000 रुपए जो है वो कौन से ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है। तो बाकी जो बचा तुम्हारे पास कितना, 2,10,000 के साल का होगा, ये करंट ईयर का होगा। यहां तक अलग अलग समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी बात क्वेश्चन क्या बोला, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, मतलब एक ऐसी इनकम जो आपको मिली ही नहीं है, तो किस साल की होगी ये इनकम, करंट ईयर की, बिकॉज आपने तो काम कर दिया ना अपना। तो ये किस साल की इनकम हो गई मेरी, करंट ईयर की। देखो हमने क्वेश्चन को ब्रीफ करके अलग अलग करके देख लिया कि कौन सा करंट ईयर का है, कौन सा अगले साल का है। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि डिटरमाइन हिज इनकम इफ ही अडॉप्ट क्या, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड
एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वो क्या बोला, अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करूंगा तो मुझे इसका आंसर बताओ, और अगर एक्रूअल करूंगा तो मुझे इसका आंसर बताओ। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, तो यहां हम क्या निकालने वाले हैं, इनकम पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर मुझे फॉलो करना है तो मुझे कैसे निकालनी है इनकम। तो इस इनकम, इस बेसिस में हम कैसे निकालते हैं इनकम, सिंपल सी बात है, इनकम रिसीव्ड, कि कितना पैसा मुझे मिला, मैं बस उस पर फोकस करूंगा। तो कितना मुझे मिला है, 2,40,000, टोटल कितना मिला, 240 ही मिला, तो मैं 240 पूरा रिकॉर्ड करूंगा। देन उसके बाद माइनस एक्सपेंसेस पेड, कितना खर्चा मैंने पे कर दिया, तो पेमेंट के नाम पर कितना खर्चा पे किया है, पूरा 160, भले ही उस 160 में अगले साल का भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब कितना हुआ इनकम आपके पास टोटल 160। तो आपका प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, या फिर मैं इसको बोलूं अपने पास नेट इनकम। तो मेरी नेट इनकम कितनी आ गई, 80,000, किसके बेसिस पर है, और ये कैश बेसिस। देन ठीक है, अगर मुझे दूसरा वाला बेसिस फॉलो करना हो, क्वेश्चन ने क्या बोला था, दूसरा वाला बताओ, तो आप क्या निकालोगे यहां पर, इनकम एज पर एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो एक्रूअल बेसिस में क्या फॉलो करते हो आप, केवल और केवल इनकम जिसका कनेक्शन किस साल से है, करंट ईयर से है। तो मैं बस उसी को फॉलो करूंगा। तो यहां क्या लिखोगे आप, पहला पॉइंट इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर। तो करंट ईयर की इनकम कौन कौन सी है, तो पहले आप इसमें क्या लिखोगे, रिसीव्ड। क्या लिखेंगे हम, इनकम कितनी रिसीव हो गई, इनकम रिसीव्ड प्लस इनकम नॉट रिसीव्ड, बिकॉज है तो वो भी करंट ईयर की। तो कितनी कितनी है बताओ, इनकम रिसीव केवल करंट ईयर की, तो इनकम देखो रिसीव इतनी हुई है, बट इसमें करंट ईयर की कितनी है, केवल 2,10,000। ठीक है, अब इसमें इनकम नॉट रिसीव्ड कितनी है, 24,000 की। तो टोटल इनकम कितनी हो गई करंट ईयर की आपके पास, 2,34,000। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हम क्या निकालते हैं, सेकंड पॉइंट हम निकालते हैं इसके अंदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कौन सा ईयर, करंट ईयर। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो किस साल के हैं मेरे, करंट ईयर के। तो क्या लिखोगे आप इधर, एक्सपेंसेस कितने मैंने पेड कर दिए, और प्लस करेंगे इसमें एक्सपेंसेस नॉट पेड, जो मैंने पे नहीं किए। तो कितने कितने हैं, देखो करंट ईयर में खर्चे पे तो मैंने कितने किए, 160, बट उसमें करंट ईयर का कितना है, 120। तो ठीक है, यहां क्या लिखने वाले हो आप, 1,20,000। एक्सपेंसेस नॉट पेड, वो भी तो करंट ईयर के हैं, तो कितने हैं वो, एक्सपेंसेस नॉट पेड वो ये वाले 20,000। तो ये कितने होगा मेरे पास, 20,000। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए जो करंट ईयर के हैं, 1,40,000। नाउ फाइंड द डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इज योर आंसर विच इज 94,000 रुपीज। तो ये क्या बोलोगे आप इसे, दैट इज नेट इनकम या फिर प्रॉफिट। डन हो गया हमारा काम। तो आपको बस ये तरीके से फॉलो करना है, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ध्यान रखना, हो जाएंगी हमारी सारी चीजें, और हमारे इसमें सब कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है भाई, आज तुम तो एब्सेंट है क्या तुम्हारे बैच में, कौन, आयुष। अब डेट है एक नंबर के। चलो इसका एक क्वेश्चन होमवर्क में है तुम्हारे, बता देता हूँ मैं कौन कौन सा है। ठीक है, देखो ये आपने कर लिया है, इसके बिल्कुल सेम इसी के जैसा ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ ग्रुप पे भेज दूंगा, पूरी ये फाइल ही भेज दूंगा, चेक कर लेना। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, और ये भी कर लेना। ये 2 क्वेश्चन कर लोगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आराम से हो जाएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चंस, हो जाएगा सारा।